देश की आर्थिक राजधानी कहलाती है मुंबई। इसे सपनों का शहर भी कहा जाता है। ढेर सारे लोगों का ये सपना होता है कि इस माया नगरी में उनका खुद का एक फ्लैट हो, लेकिन लगातार जमीन की बढ़ती कीमतों के चलते कुछ लोग फ्लैट तो खरीद लेते हैं, कुछ नहीं खरीद पाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लैट खरीदने के चक्कर में हो जाते हैं ठगी के शिकार। हम इस समय मौजूद हैं उत्तर मुंबई के अंतर्गत आने वाले कांदिवली पश्चिम इलाके में, जहां कुछ अरसे पहले रीडेवलपमेंट का काम शुरू हुआ था। गगनचुंबी इमारत खड़ी की गई। जिन लोगों ने उसमें फ्लैट बुक किए थे उनका स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन भी हुआ, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का रहा कि जिस फ्लैट को उन्होंने खरीदा वो फ्लैट उन्हें नहीं मिल पाया, और तो और बिल्डर ने उस फ्लैट को किसी और को बेच दिया। गौर करने वाली बात यह है कि स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन उत्तर मुंबई के अंतर्गत आने वाले बोरीवली के तहसीलदार कार्यालय में हुआ, लेकिन महज एक सप्ताह के भीतर एक ही फ्लैट का दो बार स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन होना ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की तरफ संकेत कर रहा है। और हम इस समय मौजूद हैं कांदिवली पश्चिम के डॉक्टर साहब के पास। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका नाम जानना चाहेंगे और ये पूरा का पूरा मामला क्या है, चूंकि ये कार्यक्रम पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देख रही है और हर वो शख्स जो इस आर्थिक राजधानी मुंबई में फ्लैट खरीदने की सोच रखता है, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देंगे आप? सबसे पहले ये पूरा का पूरा मामला आपके नाम के साथ। नमस्कार। पहली बात तो ये है, कांदिवली पारिक गली में मेरा निवास स्थान है। मेरे निवास स्थान के ठीक बगल में एक प्रोजेक्ट डेवलप हुआ, एक वेल नोन ट्रस्ट यहाँ का, जो आम लोग बिलीव करते हैं। ये है मौड वणिक समाज सेवा ट्रस्ट। उसके नाम पर बहुत सारे लोग डिवोटी हैं, प्रसन्न हैं और वहाँ उनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत है, तो उसका हमें सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। उनकी एक जगह में एक बिल्डर को अपॉइंट किया और अपॉइंट करने के बाद उनका कोई एग्रीमेंट बना, डी एग्रीमेंट बनने के बाद उन्होंने उनका फ्लैट सेल किया। ऑब्वियसली सीधी बात यह है कि गुजराती लोग हैं, थोड़ा सस्ता ज़रूर ढूंढते हैं। जब बिल्डिंग का खातमुहूर्त हुआ, वहाँ वो प्लेन से चालू हुआ, उन्होंने बुकिंग शुरू कर दिया। बिल्डर का नाम था भक्ति एंटरप्राइज जयंत मेहता। वो ठीक हमारे घर के सामने थे, तो हमने भी सोचा कि हम भी एक फ्लैट बुक कर लें। मैंने एक फ्लैट बुक कर लिया, पैसा दे दिया, स्टेप बाय स्टेप उनको दिया, उन्होंने पेपर भी बना के दिया। ये संस्था की जगह है। संस्था की जगह में जो कोई प्रोजेक्ट डेवलप करना है तो चैरिटी कमीशन की परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन हमें दिखाई, जो हमारे नॉलेज में जितना था उतना पेपर उन्होंने हमने क्लियर कट बता दिया। बिल्डिंग बनने के बाद पक्का एग्रीमेंट होता है, उन्होंने कच्चा एग्रीमेंट बनाया दिया। कच्चा एग्रीमेंट बनाने के पहले सब जान पहचान कर ली ब्रोकर से, जितना हमें नॉलेज था इतना हमें जांच कर ली। पैसा उनको दिया, उन्होंने रिसिप्ट दी, पेपर एब्सोल्युटली क्लियर दिया उन्हें। हमें भी संतोष था कि ठीक हमारे घर के सामने सुबह शाम हम देख सकते हैं, कोई कौभांड हुआ कुछ हुआ तो हम सेफ थे। हमने एक लिया। मैं आर्मी जॉन 1 मिलिट्री के सोल्जर का डॉक्टर हूँ, उनकी सेवा का मुझे दायित्व मिला है। एक बहुत बड़े मिलिट्री के ऑफिसर मेजर जनरल जो नेक्स्ट टू बिपिन रावत, और फौजी जो है मेजर साहब, और नेक्स्ट टू गॉड, इतना पवित्र आदमी था। वो रिटायर्ड होने वाला था। उन्होंने बोला कि मुझे भी, मेरा बच्चा और आपके बच्चे सब सिमिलर एज के हैं तो दोनों की जमती है, तो मुझे भी एक फ्लैट बुक करना है। उन्होंने भी एक फ्लैट बुक कराया। दूसरा है एक गुजरात का IPS ऑफिसर, उनका फादर इन लॉ, उन्होंने बोला मुझे भी एक मेरी बेटी के लिए फ्लैट बुक करना है। हम तीनों ने मिलकर वहाँ एक फ्लैट बुक कराया। उन्होंने भी बुक कराया। मेरा 604 नंबर था, मेजर साहब का 704 और IPS ऑफिसर का 903। बुक कर दिया, पैसा दे दिया। कालांतर ने 8 फ्लोर तक बन गई। तभी नोटबंदी आई, कुछ हुआ। हम बिल्डर को बोल रहे थे भाई सब बराबर है ना, तो कहा बराबर है, टाइम पर होगा ना, अगर कोई ज़रूरत है तो हम 1-2 और आपको देंगे। करीबन टोटल 15 लोग आ गए, 25 करोड़ रुपया उनको मिल गया मार्केट से। उन्होंने ओवर ट्रेडिंग किया, एक फ्लैट 2 बार सेल किया। मेजर साहब का फ्लैट की डेट थी 10/7/17, हमने रजिस्टर कर दिया।
बाद में फुल पेमेंट कर दिया जो उनका बाकी था, कच्चा पक्का मिलकर। मेजर साहब भी थे, उनकी वाइफ भी थी। यहाँ लोकल एड्रेस की उनको ज़रूरत थी, तो मैंने मेरी डॉटर इन लॉ का नाम लिखवाया उनके साथ। लोकल एड्रेस मेजर साहब का नहीं था। मेजर साहब जम्मू कश्मीर में थे, बॉर्डर पर, वहाँ से शिप होकर आए और रिटायर होकर बेंगलोर गए। मेरी डॉटर इन लॉ का नाम और मंजुला हलूर दोनों का 10/7/17 को रजिस्टर हो गया। ठीक 1 महीने के भीतर इस बिल्डर ने मिस्टर शक्कर भिमानी को रजिस्ट्रेशन कर दिया। सेम फ्लैट सेम फ्लैट, जो 704 की आप बात कर रहे हैं, फ्लैट सेम एरिया। आप फ्लैट नंबर 704 की बात कर Yes, रहे हैं, sir. और ये 704 का रजिस्ट्रेशन आपने तहसीलदार कार्यालय में करवाया मेजर साहब का, जी ठीक है। और उनके पास चूंकि यहाँ का परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ नहीं था, इसलिए आपने अपने डॉटर इन लॉ का एड्रेस उनको दिया। जी सब चीज अपनी जगह पे दुरुस्त हुई। बराबर। पूरे पैसे दे देने के बाद आपको कब पता चला कि जिस फ्लैट का आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो फ्लैट 7 दिन के भीतर किसी दूसरे को बेच दिया गया? एक ब्रोकर मेरे पास आया, उन्होंने बोला डॉक्टर साहब रजिस्टर हो गया। मैंने बोला हाँ मेजर साहब का रजिस्टर हो गया, और हमें खुशी की बात है कि हमारे पड़ोस में मेजर जनरल रहने आ रहा है। हम तो प्राउड फील कर रहे थे, कश्मीर की जंग उन्होंने खेली थी और सब, हम उसको देखकर बहुत हमारे रिस्पेक्ट होता था। तो कहा नहीं, वो फ्लैट दूसरे को सेल किया उन्होंने। तो वहाँ से हमने वो रजिस्टर ऑफिस से निकाला सर्च। मैंने बोला हम तो शॉक हो गए कि मेजर साहब का फ्लैट दूसरे को कैसे सेल कर दिया। वो था मिस्टर शक्कर भिमानी। बिल्डर को बुलाया मैंने, तो बिल्डर ने मुझे बोला कि मैंने पैसा ज़रूर लिया है, मैंने सेल नहीं किया है। मैंने बोला रजिस्टर एग्रीमेंट बोल रहा है यार, और तू बोल रहा है। तो कहा नहीं, मैं वो टर्मिनेट कर लूँगा। तो बात ट्रस्टियों के पास गई, मैं ट्रस्टियों से मिला। ट्रस्टियों ने भी बोला, पर मुझे मालूम नहीं था कि ट्रस्टी रूट ऑफ कॉज, चीटिंग की जड़, जो चीटर की जड़ है वो समाज, मोड समागमणि ट्रस्ट सब लोग है। कैसे कह सकते हैं आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ? मैंने एफआईआर किया तो उन्होंने भी एफआईआर किया कि शक्कर भिमानी को कैसे सेल किया। आपने एफआईआर बिल्डर के खिलाफ किया? यस सर। और ट्रस्ट ने किसके खिलाफ किया? बिल्डर के खिलाफ दूसरी एफआईआर की उन्होंने, शक्कर भिमानी को क्यों सेल किया। मैंने बोला आपको मेरे खिलाफ करना चाहिए ना, कि आपने मेजर जनरल साहब को क्यों फ्लैट बेचा, आपने शक्कर भिमानी के खिलाफ क्यों किया। शक्कर भिमानी इज ए नेक्स्ट बायर। हाँ, उन्होंने ये चीज़ थोड़ी सी समझाइए, चूंकि मेजर साहब ने इस फ्लैट को खरीदा जिसका फ्लैट नंबर 704 था, लेकिन 15 दिन के भीतर जिस फ्लैट का ऑलरेडी स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उस फ्लैट को उसी बिल्डर ने किसी दूसरे शक्कर भिमानी नाम के व्यक्ति को बेच दिया। ये कहीं ना कहीं से ये तो क्राइम लगता है जी। आप सबसे पहले आपने शक्कर भिमानी के खिलाफ कंप्लेंट करने का तो इसमें कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति को तो पता भी नहीं होगा कि हम ये जो फ्लैट खरीदने जा रहे हैं इसका ऑलरेडी स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन भरा गया है। लेकिन क्या तहसीलदार कार्यालय में जहां पे स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का शुल्क भरा गया, क्या उस कार्यालय के अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिस फ्लैट का अब ये रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आए हैं और जो व्यक्ति करवाने के लिए आया है बेचने वाला, वो तो सेम पार्टी है। तो एक सेम पार्टी दो लोगों को कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकता है, ये आपने कभी जानने की कोशिश की तहसीलदार से? यस सर, मैं साहब रजिस्ट्रार ऑफिस में गया, मैंने रजिस्ट्रार साहब से बात की। मैंने बोला सर ये क्या हो रहा है, एक सेल लेटर 2 व्यक्ति के नाम के कैसे बन सकता है। कल कोई आएगा कांदीवली रेलवे स्टेशन, मुझे सेल करना है, स्टैम्प ड्यूटी भर लो तो आप ले लेंगे। तो उन्होंने क्या बोला, हमारी तिजोरी में तो पैसा आ रहा है ना, हम ले लेंगे। मैंने बोला तीसरी बार भी रजिस्टर, किसने कहा आपसे? रजिस्ट्रार ने। मैंने बोला ये तो यार एक कानून है, या हम हिंदुस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान में, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ये। और ये आपका जो आंसर है अनजस्टिफाई है। मैं डॉक्टर हूँ और मेजर जनरल है, ये मुझे ऑनरशिप एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपके पास आता हूँ। तो ये लोगों का विश्वास उठ जाएगा प्रशासन से भी। ये कौन सा कानून है, आपने देखा नहीं? तो उन्होंने बोला कि आपको सर्च करना चाहिए। मैंने बोला मैंने तो सर्च करके लिया है, दूसरा बायर है उसको सर्च करना चाहिए। फिर मुझे लगा कि ये साली सब चीज़ जो है वो करेंसी का खेल है और बिल्डर की मिलीजुली सरकार है। मैंने एफआईआर दर्ज कराया। उसी दिन एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी बिल्डर के खिलाफ। मैं हमारे खासदार के पास गया, मैंने बोला देखो सर ऐसा ऐसा हुआ है, और ऐसा हमारे 15 लोगों के साथ हुआ है। तो माननीय हमारे नामदार गोपाल शेट्टी साहब ने एक लेटर लिख दिया पुलिस स्टेशन को, भाई सही है वो सही है, गलत है, क्यों आप एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं, नुकसान हो रहा है। उन्होंने नाम एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा था नहीं किया शुरुआत में? यस, शुरुआत में गोपाल शेट्टी साहब ने पत्र लिखा कि एलओटी है, अभी तक एग्रीमेंट नहीं हो रहा है,
फिर भी आप ये क्यों कर रहे हैं, आपने तो एग्रीमेंट कर लिया है। तो उनका लेटर दिया हमने वहाँ के पीआई को, उन्होंने एफआईआर दर्ज कर लिया। फिर क्या हुआ, पुलिस में ये सब लोग धंधे वाले हैं और अब अपने काम पर लग गए। बिल्डर को अंदर गया बाहर आया, अंदर गया बाहर आया। बाद में ऐसा हुआ, वहाँ 40 टेनेंट रहते थे पुराने, वो भी मिडिल क्लास के थे, वो भी रोड पर आ गए, उनका भाड़ा बंद हो गया। तो सब लोग मिलकर हाईकोर्ट में गए कि साहब हमारा क्या इलाज है, हमारा कुछ करो, हम तो रोड पर है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि उसको टर्मिनेट करो, नया बिल्डर को अपॉइंट करो। ट्रस्ट ने तो ये ज़रूरत थी, नया बिल्डर अपॉइंट किया। जो पुराने बिल्डर ने पैसा लेकर माल बनाया, वो बिल्डर भी गया, हम भी साइड में हो गया। फिर हमारा सवाल हाईकोर्ट का था कि साहब हमारा क्या, बिल्डर निकल गया। नहीं, बिल्डर तो निकल गया, लेकिन बिल्डर ने जो कारनामा वहां पर किया, बिल्डिंग बनाया और बिल्डिंग के फ्लैट को किसी दूसरे को बेचा, 2 बार एग्रीमेंट उसने किया, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया, उस बिल्डर के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई थी? मैंने पुलिस फरियाद किया, बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन की, बस वही, वो अंदर गया फिर बाहर आ गया, घूम रहे। अच्छा, अरेस्टिंग हुई थी? हाँ, अरेस्टिंग होने के बाद में समाज वालों ने इस बिल्डर को हटा दिया और उसके बाद दूसरे बिल्डर वहां आते हैं। तो दूसरे बिल्डर जब आए तो उन्होंने क्या किया? सर दूसरे बिल्डर ने वही किया कि पुराने बिल्डर से मैं 2 स्टेप आगे बढ़ूं। उन्होंने भी रीसेल कर दिया, एक एक फ्लैट 3-3 लोगों को सेल किया। आज भी मेरा ये मेजर साहब का फ्लैट तीसरी बार सेल, 2 एफआईआर। बताइए सर, कुल खरीदार कितने हैं? आपने जैसे बताया कि जो ट्रस्ट की ज़मीन है वहाँ कुल 40 लोग रहा करते थे जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, और वो उनकी स्थिति अब बद से बदतर हो चुकी है, चूंकि उन्हें उनका आशियाना तो मिल नहीं पाया। लेकिन जितने खरीदार आपने खड़े किए थे, जैसे आपने बताया 25 लोग खड़े थे, तो 25 लोगों ने कुल फ्लैट का पैसा बिल्डर को दिया, पूरा दे दिया है। और बिल्डर के पास जो बड़ी एक रकम तैयार हुई, उस रकम के बाद क्या उसने पोजीशन किसी को भी दिया? एक भी व्यक्ति को पोजीशन नहीं दिया, क्यों, बिल्डिंग का काम चालू था। बिल्डिंग टोटल 16 माले का था, 8 माला बन गया था। 8 माला बनने के बाद बिल्डर टर्मिनेट हो गया, तो सब लोग लटक गए। और हाईकोर्ट के अंदर दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंड से एक कंसेंट फाइल की उन्होंने कि जो पुराने अलॉटी है उनकी जिम्मेदारी ट्रस्ट की। तो हमने लगा कि चलो हम सेफ हो गए। दोनों ने मिलकर रेरा में एफिडेविट किया कि हम उनको दे देंगे, सब डिक्लेयर हो गया, हम सेफ हो गए। बिल्डिंग जब बिल्डर सेल करने लगा तो हम बिल्डर के पास गए। ये दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग आप बता रहे हैं साहब, डॉक्टर साहब, यस, ये समाज यानी ट्रस्ट और बिल्डर, Yes. ये दोनों ने आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किया, Yes. और ये कंसेंटम कोर्ट के सामने उन्होंने फाइल किया, और वो तैयार हुए कि जो वहाँ के 40 रहिवासी हैं इसकी जिम्मेदारी समाज के लोगों की होगी, बाकी के जो बायर्स हैं वो उन्हें फ्लैट देना बिल्डर की जिम्मेदारी होगी। बराबर। और बिल्डर ने, नतीजा ये है कि ना किसी खरीदार को फ्लैट दिया और ना किसी 40 रहिवासियों में से किसी को फ्लैट मिल पाया। आज तक नहीं दिया। और जो एफआईआर दर्ज हुई है वो कांदीवली पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है। वैसे हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि मेरे हाथ में एक एफआईआर की कॉपी है, और इस एफआईआर में कांदीवली पुलिस ने 3 लोगों को आरोपी बनाया है। ये दूसरी एफआईआर है, चूंकि पहली जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो जयंत मेहता के नाम पर दर्ज हुई थी, जिसमें जयंत मेहता साहब की गिरफ्तारी भी हुई और वो जमानत पर फिलहाल जेल से बाहर है। समाज के यानी ट्रस्ट की तरफ से विकासक बदल दिया गया और दूसरा विकासक वहां अपॉइंट किया गया। लेकिन बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। और इसी तर्ज पर पहले बिल्डर ने एक फ्लैट को रीसेल किया विदाउट कंसर्न ऑफ प्रीवियस ऑनर, और यहां दूसरे बिल्डर ने जब शुरू किया तो वो 2-2, 3-3 बार एक ही फ्लैट को बेचता आया। और आज एफआईआर तो दर्ज है, लेकिन गिरफ्तारी के नाम पर है सिर्फ ढाक के 3 पात। और हम उत्तर मुंबई के अंतर्गत आने वाले कांदीवली इलाके में मौजूद हैं। हमारी आंखों से हमने जो कुछ भी देखा है उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। और ऐसे में सूबे के मुखिया एकनाथ शिंदे साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, चूंकि गृह मंत्रालय आपके पास है, और ऐसे में लोकल पुलिस स्टेशन ने एफआईआर तो कर लिया है, लेकिन इस एफआईआर के पीछे क्या देवेंद्र फडणवीस साहब के पास आपका ये मामला पहुंचा था? यस सर, हम साहब को मिलने गए थे, शिंदे साहब को भी मिलने गए थे, देवेंद्र भाई को भी मिलने गए थे। देवेंद्र भाई कोई परिषद में बिजी थे, उनको पीएस को मिलने आया।
मिलकर गए और सारी चीज़ बताई कि सब अनजस्टिस हुआ एक फौजी के साथ। तो सरकार इन इवन थी, तो मुझे लगा कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। मैं सीधा रक्षा मंत्री के पास गया, राजनाथ सिंह के पास। अब राजनाथ सिंह साहब तक चले गए थे, केंद्रीय ये डिफेंस मिनिस्टर। यस, आपके डिफेंस के अंदर जो पूरी जिंदगी लगा दी है, उनको कोई करप्शन नहीं मिला है। उनकी पूंजी, रिटायरमेंट की पूंजी उन्होंने लगा दी है, उनके साथ बहुत बड़ा कौभांड हुआ। तो रक्षा मंत्रालय से यहाँ कॉल आया, यहाँ मंत्रालय को हमने बुलाया कि क्या हुआ है। मैंने बोला ये चीज़ है, दूध का दूध, पानी आप अलग कर दो। मंत्रालय की ओर से आपको बुलाया गया था। यस, हम गए देवेंद्र भाई के वहाँ, उनके पीएस को मिले कि सारी चीज़ बताई, सारा पेपर बताया कि मैं भी, शायद हम भी झूठ हो सकते हैं, क्या सच है वो आप बताइए। यू आर अ बेस्ट जज, आप उनका निर्णय लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हकीकत ये है। उन्होंने बोला सही, ये गलत तो हुआ ही है, फ्रॉड तो हुआ है। ये उद्गार किसके थे? फडणवीस साहब के थे? इसका आपकी ऑफिस के एक उनके जो पीएस हैं। हाँ, उन्होंने किया। उन्होंने डीसीपी को फ़ोन किया, डीसीपी 11 ने बोला कि हाँ साहब मैं कर लूँगा। फिर 2-2.5 महीना बेंगलोर से मिसिस मेजर जनरल की वाइफ अप डाउन करती रही। डीसीपी साहब के बारे में थोड़ा बताइए कि जोन 11 परिमंडल 11 मुंबई पुलिस के अंतर्गत जो आता है, बोरीवली पश्चिम का इलाका, वहां बैठते हैं डीसीपी विशाल ठाकुर। क्या यही डीसीपी हैं? यस, विशाल साहब ठाकुर ने बोला कि हम उनको मिलने गए कि साहब या तो मैं गलत हूँ, या तो मेजर जनरल गलत है, या तो बिल्डर गलत है, या तो आपकी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी गलत है। आप ये बता दो कौन गलत है। हम गलत हैं तो आप फेंक दो, हमें ना बोल दो ने। 2 महीने से हम चक्कर काट रहे, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, मेजर साहब की वाइफ है। हमें इंसल्ट बहुत फील हो रहा है, पूरी जिंदगी उन्होंने देश की सेवा में निकाल दी, उसके साथ ये नतीजा। तो डीसीपी साहब ने बोला कांदीवली पुलिस को, अगर गुनाह बनता है तो एफआईआर करो, नहीं बनता है तो ना लिख कर दे दो। मैंने बोला बड़ी बात है, हम कोर्ट में जाएंगे। फिर वहाँ गए, हम सीनियर को मिले, सीनियर ने एक वारे मैडम को अपॉइंट किया। वारे मैडम ने बोला गुनाह नहीं बनता है। मैंने बोला कोई बात नहीं, नहीं बनता है तो आप मुझे लिख कर दे दो। तो अगर मैं लिख कर नहीं दूंगी, मैं कहती ये तो गलत है, तो मैं फिर जाऊँगा डीसीपी के साथ। फिर डीसीपी साहब कांदीवली पुलिस स्टेशन में आए, उनकी विजिट थी, वहाँ हम मिले। वहाँ भी उन्होंने बोला गुनाह बनता है तो दाखिल करो। फिर वारे मैडम ने बोला कि मुझे लीगल ओपिनियन लेना है। मैंने बोला पूरा ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, घाई मत करो, हमें किसी के साथ प्रेजुडाइज नहीं है, लेकिन हमें जस्टिस मिलना चाहिए। मेरा 3 फ्लैट है, एक आईपीएस ऑफिसर है, एक मेजर जनरल है, एक मैं डॉक्टर हूँ, तीनों का फ्लैट है और 15 लोग हैं। 15 लोगों की ये हालत है। 2 लोग तो सर सुसाइड करने उठे थे कि हम सुसाइड कर लेंगे, उनकी पूरी पूंजी लग गई वहाँ। और बिल्डर का कान पर बात पहुँचती है तो कुछ होता नहीं उनको। तो विशाल ठाकुर साहब ने ऑर्डर दे दिया कि आप लीगल ओपिनियन ले लो। लीगल ओपिनियन साफ साफ हो गया कि 13 लोगों के खिलाफ है। फिर भी कांदीवली पुलिस बिल्डर के नाम पर एफआईआर कर रही थी। मैंने बोला नहीं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मेरी प्रॉपर्टी कैसे कोई सेल कर सकता है? ये मेरा मोबाइल है, तो मोबाइल दूसरा सेल कैसे हो सकता है यार? विदाउट योर कंसर्न। यस, कोई भी जो एग्रीमेंट है उसको टर्मिनेट करने का कोर्ट को पावर है। कोर्ट से टर्मिनेट कर लो ने, फिर सेल करो, ये तो गुनाह है। तो क्या किसी कोर्ट से टर्मिनेट हुआ था एग्रीमेंट? अभी तक नहीं हुआ है और अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। मुझे ऐसा लगता है एक पॉलिटिकल पर्सन बीच में आए, उन्होंने बोला, यानी धमकी की भाषा में बता दे ऐसा 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 है। मैंने बोला ये रॉन्ग मैसेज जाएगा। आप बीजेपी के लीडर हैं, मैं भी बीजेपी का हूँ और मैं भी पार्षद हूँ, मैं भी कहीं कोई सेवा करता हूँ, मुझे भी कोई दायित्व मिला है, ये रॉन्ग मैसेज जाएगा, आप समझ लो। फिर वो साइलेंटली हट गए। लेकिन एफआईआर को होल्ड पर करने का डीसीपी को आदेश किसने दिया, वो आज तक डीसीपी बोलते नहीं है। उन्होंने बोला मुझ पर पॉलिटिकल प्रेशर है। मैंने बोला पॉलिटिकल प्रेशर है तो लिखो एफआईआर में, मुझे इसका प्रेशर है, मुझे कहीं और फेंक देंगे, ये अनजस्टिस है यार। यू आर ए फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आप देखो सही है तो सही है, आईपीएस है यार। एक आम आदमी यदि किसी गुनाह में लिप्त पाया जाता है तो 24 घंटे के भीतर मुंबई पुलिस उसे उठाकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। सबसे पहले उसे कोर्ट में पेश करती है, वहां से इंक्वायरी के लिए उसका रिमांड लेती है और उसके बाद जुडिशियल कस्टडी बात की बात है। लेकिन इस पूरे मामले में एक ही फ्लैट को कई बार बेचा गया, वो भी पुराने ऑनर से बिना कंसर्न किए। तो ये तो गुनाह बनता है, लिहाजा ओपिनियन भी मिला वारे मैडम को, जो कांदीवली पुलिस स्टेशन की
इंस्पेक्टर हैं, हम उनके पास भी जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में अब तक आपकी जांच कहां तक पहुंची है। चूंकि मामला न्याय प्रविष्ट है, हम इस मामले में ज्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे, लेकिन पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के पैरेलल में हमारी भी इन्वेस्टिगेशन बदस्तूर जारी रहेगी और इस कार्यक्रम को हम तब तक दिखाएंगे क्योंकि ये मामला समाज से जुड़ा है, किसी एक व्यक्ति से जुड़ा नहीं है। हर व्यक्ति एक अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए एक फ्लैट खरीदने का सपना सजोता है, अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई वो वहां लगा देता है और ऐसे में उसका पैसा यदि फंस जाए और उसे हाथ में कटोरे लेके कोई चांद दिखाने का काम करे तो उसके दिल पर, उसके परिवार पर, उसके आस पड़ोस पर क्या बीतेगी उसका दिल ही जानता है। क्योंकि कहते हैं जिसका छिलता है उसी का चुन मनाता है। आपसे एक बात जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब जी। बड़े संक्षेप में, पहला जो बिल्डर आया जयंत मेहता, जिसकी कंपनी का नाम भक्ति इंटरप्राइजेस, भक्ति इंटरप्राइजेस की जब काली करतूत सामने आई तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया और ना सिर्फ गिरफ्तार कर लिया गया बल्कि समाज के द्वारा उसे जो अपॉइंट किया गया था डेवलपमेंट कार्य के लिए, उस कार्य से भी उसको रवाना कर दिया गया। उसके बाद जो दूसरे बिल्डर कंस्ट्रक्शन कंपनी आई, उस कंपनी का नाम क्या है? उस कंपनी का नाम है एच वृषभराज, मिस्टर हरीश जैन, और उसका एक गुर्दा उसका नाम है विनोद बारोट। ये पूरी चाल, पूरा षड्यंत्र विनोद बारोट का है, किसी को कहाँ फंसाना, कैसे इंप्रेस करना। आपने हरीश जैन का नाम लिया, हरीश जैन, हरीश जैन से क्या आपकी मुलाकात हुई है? यस सर, जब भी बिल्डर को टर्मिनेट करना था तो हम लोग यहाँ एक एलओटी एसोसिएशन था हमारा, सब हम एकजुट हुए। मेरे सेंटर पर हरीश जैन की पूरी टीम आई, उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब हम आपको हाथ जोड़ते हैं, आप लीड मत करना, ये केस आपका हो जाएगा। मैंने बोला मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मैं रिपोर्ट नहीं निकालता हूँ, मैं किसी का दलाल नहीं हूँ, ये लोगों ने मुझ पर विश्वास रखा है, आप मुझे साइड पर करना चाहते हैं लेकर और उन लोगों को लटकाना चाहते, ये नहीं हो सकता है मुझसे, आप करना है तो सबका ठीक ठाक कर लो। उन्होंने यहाँ मेरे सेंटर में 15 लोगों के सामने बोला कि आप सब लोगों का हिस्सा आपको मिल जाएगा, प्रॉमिस, मुझे ये काम करने दो। एक बात मुझे और बताइए डॉक्टर साहब, आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखाए थे, इस डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसे पेपर भी हैं जिसमें बिल्डर ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका के स्थानीय जो विभागीय अधिकारी हैं उन्हें अंडरटेकिंग में दिया हुआ है कि 8वें मंजिले से लेकर 16वें मंजिले तक का कोई भी फ्लैट बिकेगा नहीं, चूंकि ये ऑलरेडी स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन इसका हो चुका है, ठीक है ना। इसके बावजूद भी अंडरटेकिंग देने के बाद भी उसकी खरीद फरोख्त की गई और कई बार की गई। और ऐसे में बड़ा सवाल मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर साहब आपके सामने भी बनता है। हम आपके पास भी आएंगे और आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक पुलिस स्टेशन में जब शिकायतकर्ता अपनी शिकायत लेकर पहुंचता है तो क्या वहां ड्यूटी पर तैनात अधिकारी का ये जिम्मेदारी बनती है उसकी ये कहना कि ये केस नहीं बनता है, इस पे लीगल ओपिनियन लेना होगा। और इतने बड़े, एक व्यक्ति नहीं बल्कि 15-15 लोगों ने मिलकर करोड़ों रुपए उस बिल्डर को दे दिए। उस बिल्डर के पास तो हम जाएंगे, लेकिन कमिश्नर साहब हम आपके पास भी आएंगे क्योंकि मामला जनहित से जुड़ा है और ये एक बहुत बड़ा ये बड़े फर्जीवाड़े की तरफ संकेत कर रहा है। आपसे एक बात जानना चाहेंगे बड़े संक्षेप में, बृहन्मुंबई महानगर पालिका की कार्यशैली हो या मुंबई पुलिस की कार्यशैली है, इस पूरी जांच की प्रक्रिया से आप कितने संतुष्ट हैं? सब वर्तमान तो है, इतना गहरा मैंने ना तो सोचा था और मेरी इतनी लाइफ में 62 ईयर की लाइफ में पहली बार मैंने ऐसा संगीन मामला देखा है कि एक मेजर जनरल की वाइफ को 7 महीना बेंगलोर से अप डाउन करना पड़े, 7 महीने के बावजूद एफआईआर होती है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के कार्यालय से आदेश होगा, एफआईआर होती है, एफआईआर होने के बाद आज तोहमतदार खुली हवा में घूम रहे हैं और ऐसा बोल रहे क्या उखाड़ लिया, क्या होगा। डॉक्टर साहब एक बात और बताइए मुझे, ये तो किसी एक कंप्लेनेंट की कंप्लेंट पर एफआईआर दर्ज की गई है, इसमें शिकायतकर्ता एक है जो मेजर की पत्नी है, विक्टिम इसमें 15 के आसपास हैं। एक लंबी फहरिस्त है विक्टिम की, पीड़ितों की एक लंबी फहरिस्त है। और ये तो अभी सिर्फ मेजर साहब की पत्नी के द्वारा की गई शिकायत के आधार पर ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कांदिवली पुलिस स्टेशन ने दर्ज की है, जिसमें 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें एक खुद जो एस
वृषभराज के जो कर्ता धर्ता श्री हरीश जैन है, बिल्डर है, इनके खिलाफ इन्हें आरोपी बनाया गया है। दूसरे जो दो लोग हैं इसमें कौशिक हरिवंदन चंदावाला हैं, जयप्रकाश शाह, ये दो लोग जो हैं वो ये ट्रस्टी हैं। हम इन ट्रस्टियों के पास भी पहुंचेंगे क्योंकि ये मामला किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये मामला किसी एक परिवार का नहीं है, ये मामला ऐसे कई लोगों का है जिनके परिवारों ने सपना देखा था, लेकिन इन सपनों पर पानी फेरने का काम किया गया और मामला जांच के दायरे में है। कांदीवली पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कोताही बरत रही है, ऐसा कहना डॉक्टर साहब का है जो कि खुद शिकायत करता है। क्या पुलिस ने बाकी के पीड़ितों का बयान अब तक रिकॉर्ड किया? बयान लिया है लेकिन धरपकड़ नहीं हुई आज तक। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसके खिलाफ आपने शिकायत करी है इन्हें बॉम्बे के किसी कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली हो? कुछ नहीं मिला, पुलिस स्टेशन में गए नहीं, पुलिस का उन पर प्रसन्नता है, हमारी कांदीवली पुलिस स्टेशन की उन पर प्रसन्नता है, वो उनकी प्रसन्नता के नीचे घूम रहे हैं। ये आप अपनी सोच बता रहे हैं, आप मुझे ये बताइए वास्तविकता इस मामले को लेकर जो जानकारी आपके पास है सिर्फ आप उतना ही बोलिए, क्योंकि आपके साथ में तो गलत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूंकि हम नहीं ये एफआईआर की कॉपी बता रही है कि यहाँ पर फर्जीवाड़ा हुआ है और इस मामले में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन की दिशा क्या कहती है, हम उसके पास जाएंगे। कांदीवली पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर साहब के पास भी हम जाएंगे, चूंकि डॉक्टर साहब का ये कहना है कि जब सीनियर पीआई के कैबिन में इनकी मौजूदगी थी तो वहां पर एक्यूज को भी बुलाया गया था और एक्यूज ने वहां पर सीनियर पीआई के सामने कहा था कि मैं देने के लिए तैयार हूं। तो सीनियर पीआई साहब ने कहा था कि यह मामला बनता नहीं क्योंकि वो फ्लैट देने के लिए तैयार है। जनवरी की बात और यह मामला काफी पहले जनवरी महीने की बात बता रहे हैं। आपको कब मालूम पड़ा कि एक ही फ्लैट कई लोगों को बेचा जा रहा है? क्योंकि ये मामला तो आपने जो बताया ये साल 2017 में है और ये मेरे ख्याल से जुलाई महीने में है। जुलाई महीने के पहले सप्ताह में मेजर साहब को फ्लैट बेचा जाता है। उसी फ्लैट को बिना मेजर साहब के कंसर्न के किसी XYZ को बेचा जाता है जो कि शंकर भिमाणी जिसका नाम है और उसका भी नाम एफआईआर में दर्ज करने की कवायद की जाती है, जबकि वो एक परचेसर है। आप बताइए आपको कब पता चला? कुल कितने ऐसे फ्लैट हैं जो कई लोगों को बेचे गए हैं? 16 माला है, बहुत सारे फ्लैट डबल सेल हुआ है, ट्रिपल सेल हुआ है। मैं इस जो स्कीम है उसके ठीक सामने रहता हूँ, तो ब्रोकर हमें बता देते हैं साहब आज ये 1503 सेल हो गया। 1503 सेल होने के बाद मैंने 1503 वाले को बोला कि भाई ये क्या कर रही है, ये ओवर ट्रेडिंग है, ये ऑलरेडी सेल हो गया है। तो मुझे बता रहे हैं वो अपने को देखना है, देख लेंगे क्या होता है। अरे यार ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो कहा ठीक है आप हरिजन से बात करो। हरिजन बोल रहे क्या उखाड़ लेंगे? मैंने बोला आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी होगी। एक फ्लैट ये जिन शब्दों में आपने अभी कहा कि हरीश जैन साहब ने आपसे कहा आपको जो करना है कर लो, ये आपसे कहा गया? यस, एक मीडियाकर सज्जन आदमी को हमने भेजा कि यार क्यों आप अब लोगों की हाई ले रहे हो, सेल कर दो ना। आपने कमिटमेंट किया था तो कुछ नहीं करना है। बिल्डर कभी भी चेंज हो सकते हैं और कभी भी स्टेटमेंट बदल देते हैं और जो उखाड़ना है उखाड़ लो। मैं अपने हिसाब से ठीक हूँ। एक बात बताइए, उत्तर मुंबई के सांसद है भारतीय जनता पार्टी के गोपाल शेट्टी, इसके अलावा एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम आप ले रहे थे। हम जानना चाहेंगे कि उनकी क्या भूमिका है, उनका नाम क्या है? मनीषाबेन चौधरी जो आमदार है उसकी पूर्ण सुरक्षा उनको है। मनीषाबेन चौधरी से मेरी बात हुई कॉन्फ्रेंस में, एक बीजेपी की एक लीडर है वो भी बात कर रहे थे, उस दोनों के सामने बात हुई और आर्गुमेंट हुई कि मनीषाबेन देखो उन्होंने गलत किया है। तो कि हमारे मतदार है, मतदार संघ से आ रहे, तो उन्होंने बोला जितने लोग भोग बने वो भी आपके मतदार है, ये गलत है। तो क्या आपको एक जजमेंट बता रहा है कोई शागला साहब का। हमने बोला इस जजमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, प्रॉपर्टी हमारी तूने सेल क्यों किया हमारी मर्जी के खिलाफ। आज मैं मेरा घर में जहाँ रहता हूँ वो भी कोई सेल कर देगा। क्या महारेरा का भी कोई डर नहीं है बिल्डरों को? महारेरा में स्पष्ट लिखा है कि उसको हाथ मत लगा, क्लियर कट लिखा है कि जितना लेट होगा उतना तेरे को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, उनका रेंट देना पड़ेगा और इस प्रॉपर्टी को हाथ मत लगाओ। मतलब महारेरा के नियमों को भी हम नहीं मानेंगे? सर महारेरा का पुलिस ने एक पैराग्राफ सो मोटो आजोय मेहता, रिस्पेक्टेड श्री आजोय मेहता का जजमेंट का एक पैराग्राफ लिखा है एफआईआर में। ये एफआईआर की कॉपी का आखिरी पन्ना है और इस पन्ना में
डॉक्टर साहब जिस सुओमोटो का हवाला दे रहे हैं उसका बाकायदा इसमें जिक्र किया गया है और इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि दिनांक 1/7/2022 मध्ये आम्हाला समजले की एक ऋषभ राज डेव्हलपर्स यांनी महारेरा मुंबई येथे सुओमोटो केस क्रमांक 215/22 अन्वये दाखल याचिकेस अनुसरून दिनांक 21 जानेवारी 2022 च्या आदेशाचा विरुद्ध श्री मुकेश केशवलाल शेठ यांना आम्ही विकत घेतलेला फ्लॅट क्रमांक 704 हा 1 जुलै 2022 रोजी विकून दस्त क्रमांक 5 बॅरल 9611/155/2022 अन्वये नमूद फ्लॅटचे रजिस्ट्रेशन दुय्यम निबंधक बोरीवली 5 मुंबई उपनगर जिला बोरीवली येथे केलेले आहे। यानी कुल मिला के सीधे सीधे इसमें लिख दिया जा रहा है बोरीवली के उसी तहसीलदार कार्यालय में स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन जहां किया जाता है, जहां 704 नंबर के फ्लैट का पहले ही रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वहां 7 दिन 10 दिन के भीतर दोबारा रजिस्ट्रेशन हो रहा है और रजिस्ट्रेशन के अंदर जो सेलर है वो सेम है, बायर का उसमें कोई जिक्र नहीं है। कैसे पॉसिबल है साहब? है ना पॉसिबल, आपके सामने है, पूरा आपके सामने है। ये प्रशासन की इज्जत की धज्जियां उनके साथ खेल रहे हैं, हमारे कानून के साथ ये बिल्डर और ट्रस्टी दोनों मिलकर खेल रहे हैं। मुझे लगता है 468 467 भी लगना चाहिए, लेकिन पुलिस ने भी कंजूसाई की है उसमें गुना दाखिल करने में भी। तो आपको मतलब ये जांच अधिकारी की जांच पर सवाल है, तो क्या आप फर्दर मूवमेंट आपने किया कि जांच अधिकारी इस मामले में बदला जाए? सर, जब तक किसी को न्याय नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है ना, लोग ढूंढते हैं ना, लेकिन बर्बादी है ना, समय की, पैसा की। आम लोगों के पास पैसा नहीं है, वकील बहुत महंगा है, सब लोग नहीं लड़ सकते, सब लोग अंदर से बददुआई जरूर देते हैं। लेकिन एफआईआर की कॉपी को डॉक्टर साहब आपने पढ़ा है? पढ़ा है मैंने। इसके अंदर जो सबसे पहले जो शिकायतकर्ता श्रीमती मंजुला हल्लूर है, वो ये कहती हैं कि 33 साल का उनका बेटा कर्ण है और वो अपने पति के साथ कश्मीर में थी। 2017 में उनके पति जो है वो सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो गए फौज से, जिन्होंने 20 साल जम्मू कश्मीर में ड्यूटी की है भारतीय सेना की, और उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर साहब से मुलाकात की। ऐसा इस एफआईआर में लिखा गया है कि डॉक्टर साहब से मुलाकात करने के बाद में ही उस जगह पर वे पहुंचे जो ये डेवलपमेंट का जहां पे ये साइट है। गलत कह रहा हूं मैं? यस सर, यस, बराबर है। और आपके मुलाकात का जिक्र इसमें है, लेकिन बाकी के चीज़ों का जिक्र इसमें नहीं है। वैसे हम जांच अधिकारी से मिलेंगे और उनसे ये पूछने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस मामले में अब तक क्या डेवलपमेंट हुआ है। वैसे मामला जांच के दायरे में है और हमारे पास ये सेना राष्ट्रपति ऑर्डर के ये मेजर जनरल साहब हैं जिनके फ्लैट का जिक्र हो रहा है, फ्लैट नंबर 704, जिसका रजिस्ट्रेशन इन्होंने किया है, और इसी फ्लैट का दोबारा रजिस्ट्रेशन कथित बिल्डर ने किसी अन्य पार्टी को कर दिया है, जो कि एफआईआर में इसका जिक्र है और ये मामला कांदीवली पुलिस स्टेशन के अधीन है। और मैं भारत का राष्ट्रपति KR नारायणन आपकी उत्कृष्ट सेवा को मान्यता देते हुए आपको विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान करता हूं। ये मेजर जनरल साहब को जो सम्मानित किया गया था भारत के महामहिम राष्ट्रपति के हाथों, ये उसका सर्टिफिकेट है। और आज मेजर साहब के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, चिटिंग हुई है, ठगी हुई है, और धारा 420 और 406 के तहत कांदीवली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। इस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना दिलचस्प होगा। हम ये सांसद महोदय से जानने का प्रयास करेंगे कि चूंकि उन्होंने रिटर्न में दिया हुआ है कि ये एफआईआर का मामला बनता है, फिर भी इसमें कोताही बरती गई और एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, अब तक लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है, ये भी हम उनसे पूछेंगे। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि आर्थिक राजधानी मुंबई में ज़मीन की बढ़ती कीमतों के चलते कुछ लोग फ्लैट तो खरीद लेते हैं, कुछ लोग फ्लैट नहीं खरीद पाते और कुछ लोग फ्लैट खरीदने के चक्कर में हो जाते हैं ठगी का शिकार। उत्तर मुंबई के अंतर्गत आने वाले कांदीवली इलाके के एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं जहां गगनचुंबी इमारत तो खड़ी कर दी गई है, लेकिन वहां पर जिन लोगों ने फ्लैट का स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन भरा, उसका अधिकृत दस्तावेज तैयार करवाया, उसके बावजूद उन्हें अब तक पोजीशन नहीं मिल पाया।
यहाँ तक कि विकासक ने एक ही फ्लैट को कई लोगों को बेच दिया है, इस तरह की भी बात सामने आ रही है। कांदिवली पुलिस स्टेशन ने एक एफआईआर दर्ज की है उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र के बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी के उस आदेश के बाद, उस लेटर के बाद, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि ये आपराधिक मामला बनता है। उहापोह की स्थिति पैदा हुई और अंततोगत्वा कांदिवली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है, जिसमें 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है। एक है बिल्डर और 2 हैं ट्रस्ट के 2 ट्रस्टी। हमारे साथ खुद सांसद महोदय हैं, हम उनसे ये जान लेते हैं। सर, एक मामला आपके संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कांदिवली पश्चिम का है, जहां पर समाज दर्शन नाम की एक इमारत खड़ी की जा रही है, लेकिन वहां 2 विकासक, भक्ति एंटरप्राइजेस और दूसरा ऋषभ राज कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये 2 विकासक मानव चक्की के 2 पार्ट बन चुके हैं और उसमें पिस रही है वहाँ की आम जनता, साथ ही साथ वो खरीदार जिन्होंने बड़े अरमान से वहाँ फ्लैट खरीदा था। लेकिन बताया जा रहा है कि एक ही फ्लैट बिल्डर ने कई लोगों को बेच दिया। अब जहाँ तक मैंने इस मामले को सुना, आज भी आए थे मेरे पास हो। अब एक पहले बिल्डर को लोगों ने पैसे दिए, उसने बिल्डिंग बनाया, कुछ माला उसने बनाया, लेकिन बाद में काम बंद पड़ गया तो लोग कोर्ट में गए। जो फ्लैट जूने फ्लैट में जो रहते थे, परचेसर ने जूने जो रहते थे, और कोर्ट ने ये ऋषभ राज को बिल्डिंग पूरा करने के लिए दिया गया। अब इसके टेक्निकलिटी और लीगलिटी में मैं जानना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा नहीं है। कोर्ट ने अगर कोई निर्णय किया होगा तो सोच समझ कर ही किया होगा। लेकिन मुद्दा ये यहाँ पर यह भी आता है कि जिन्होंने पैसे लगाए हैं उनको पैसा भी मिलना चाहिए। अब वो रेरा में गए थे, रेरा ने कुछ ऑर्डर दिया है तो रेरा का ऑर्डर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, बिल्डिंग भी बनना चाहिए। अब पहले बिल्डर ने अगर पैसा खा गया होगा तो उसके पास से निकालना पड़ेगा पैसा। अब ये दूसरा ऋषभ राज आया है, वो बिल्डिंग पूरा कर रहा है, उसको कोर्ट ने ऑर्डर दिया बिल्डिंग पूरा करो करके। अब उसमें क्या कंडीशन डाला है वो देखना पड़ेगा, ये सोसाइटी के लोगों ने देखना चाहिए, इन्होंने पार्टी बनना चाहिए। अगर इनको लगता है कि अभी भी ये कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो गलत है तो उसको अपील में जाना चाहिए। ये सारे रास्ते हैं। अभी मैं तो यहाँ पर बैठकर दोनों पार्टी का सुनकर जो सही है वो बताने का कोशिश करता हूँ। ऋषभ राज के बारे में बोरेली का भी इस प्रकार का एक तकरार आया था, तो मैं तो न्यूट्रल आदमी हूँ, इसलिए मैंने ऋषभ राज को उन दिनों में भी कहा था कि आप अगर बनाते हो, आपने लगाया हुआ पैसा और आप उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट है वो लेकर अगर पैसा बचता है तो जूने लोगों को भी न्याय देना चाहिए, अब जूने लोगों को न्याय देना यानी बचता होगा समझो एक 50 लाख या तो 1 करोड़, और पहले वाले बिल्डर ने समझो 10 करोड़ रुपए लेके खा गया होगा, वो तो ये जवाब दे नहीं पाएगा ना। इसलिए ये पेचीदा मामला है, रास्ता निकलना चाहिए इसमें से, और इसमें जिन्होंने पैसे लगाए हैं उन्होंने इसमें थोड़ा ज़्यादा पहल करना चाहिए। अब ये बिल्डर ऋषभ राज क्यों आया वहाँ पर? ये जिन्होंने पैसे लगाए उन्होंने ये प्रोजेक्ट को टेक ओवर करना चाहिए था। अगर ऋषभ राज उसको पूरा कर सकता तो ये नहीं पूरा क्यों नहीं करेंगे? लेकिन लोगों में एक मत होता नहीं है और लोग इस प्रकार से पीछे जाते हैं। और हमारा जो सिस्टम है, चाहे वो पुलिस हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, न्यायालय हो, जितना मदद मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। अब मेरे पास आए तो मैंने कहा अगर रेरा का ऑर्डर है तो उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हमारे विधायक है वहाँ पर, मेरा उनको जाकर मिलो, वो नहीं करते तो मुझे बताओ। सारे लोग यहाँ पर आकर डंप कर देंगे तो मेरा भी एक लिमिट है ना काम करने का, लेकिन फिर भी मैं आवश्यकता से ज़्यादा करता हूँ। आज भी मैं हफ्ते में 5 दिन लोगों को मिलता हूँ, रोज़ मिलता हूँ। मेरा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार का भी हिसाब किताब नहीं है, रोज़ मिलता हूँ। और आज भी मैं नगर सेवक से भी नीचे का लेवल में काम करता हूँ। मुझे भी दुख इस बात का है कि लोग ठगे जा रहे हैं, लोगों को फंसाया जा रहा है, लोगों को जितना न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। लेकिन सब चीज़ का इलाज तो मेरे पास नहीं ना, भगवान भी नहीं कर पाते तो मैं कैसे करूँगा? सांसद के इनिशिएटिव लेने के बाद ही एफआईआर दर्ज हुआ सर, और उसके पहले एफआईआर के नाम की कोई दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं थी। झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना को लेकर गोपाल शेट्टी साहब ने जो आवाज़ बुलंद करी है, आज उसका एक बड़ा चीज़ देखने को मिल रहा है कि बिल्डरों के अंदर, अब विकासकों के अंदर एक प्रकार से एक डर पैदा हुआ है। क्योंकि पहले कानून नियम की धज्जियाँ उड़ाकर इमारत खड़ी कर दी जाती थी, झोपड़े लोगों के तोड़ दिए जाते थे, किराए लोगों को नहीं मिल पाते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं से एक उम्मीद जगी है। आपको क्या लगता है कि आपके इलाके में जो बिल्डर, चाहे जो भी हो, जब वो किसी के द्वारा इनवाइट किया जाता है डेवलपमेंट के लिए, तो आखिर वजह क्या होती है कि पैसे लोगों से ले लिए जाते हैं लेकिन लोगों को सदनी का जो फ्लैट है वो नहीं मिल पाता है? ऐसे मामलों में कितनी तेजी लाने की आवश्यकता है आपके अनुसार? मैं बहुत जवाबदारी के साथ में कहना चाहता हूँ, इसमें सभी प्रकरणों में बिल्डर दोषी ऐसा मानकर चलना नहीं चाहिए। ये हम लोगों ने सब बिल्डर करके देश को बहुत पीछे लेके जा रहे हैं हम लोग।
गलत बिल्डर का यादी आपको मैं कह रहा हूँ, लोग तो नहीं ला रहे, लेकिन आप थोड़ा इसमें मेहनत करो। आप 10 एक बिल्डर गलत लोगों का यादी मुझे ला कर दे दो, मैं तुरंत उसमें 9 का भी नहीं 10 के 10 भेज दूंगा पुलिस के पास। इसका छानबीन करो और कार्रवाई करो कहूँगा। लेकिन आज हो क्या रहा है इस सिस्टम में, बिल्डर को ना तो पॉलिटिशियन लोग मदद करते हैं, ना तो ऑफिसर लोग उनका समय पे पास करते हैं काम करने के लिए। बैंक में जाता तो बैंक के लोगों का भी सब धांधली है अपनी जगह पर। न्यायालय में जाता है तो 100% न्यायालय में भी न्याय जैसा मिलना चाहिए ऐसा मिलता है। इस मत का मैं नहीं हूँ, कम से कम मैं कोई न्यायालय के सिस्टम को दोषी नहीं ठहराता हूँ। हो सकता है वकीलों ने जिस तरह से पुटअप करना चाहिए वो पुटअप नहीं किया। आज भी मुंबई शहर में लोगों के घर तोड़े गए, भाड़ा नहीं दिया गया है। इस प्रकार के आपको एक नहीं तो अनेक केस मिलेंगे। लेकिन बोरीवली का एक केस इस प्रकार का है, जितने लोगों को शिफ्ट किया उसको बिल्डर ने भाड़ा दिया है। जितने लोग ज़मीन पर है, एसआरए ने कहा कि इनका आप एडवांस में भाड़ा जमा कर दो। 7 करोड़ रुपया उसने एसआरए में जमा किया, उसके बावजूद भी उसके अगेंस्ट में दूसरा एक बिल्डर चला गया, कोर्ट ने उसका रिफ्यूज़ कर दिया, कह रहे कि ये 7 करोड़ रुपये तुमने रखा हो कम है। अब न्यायालय का काम है, 7 करोड़ कम है तो आपको कितना लगता है 10 करोड़, तो 10 करोड़ रखवाओ। आप उसका जजमेंट हेयरिंग के 10 महीने के बाद में उसको रिजेक्ट कर दिया। मैं मानता हूं कि ये सरासर गलत है। आई एम रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो। मेरी आवाज़ अगर न्यायालय तक पहुंचती है तो मैं उसका अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन कोई ना कोई इसके बारे में आवाज़ अगर उठाएगा नहीं तो इसका मसला हमको हल नहीं होगा। यानी कैसे चलेगा सिस्टम? एक जगह पे बिल्डर ने भाड़ा क्लियर कट दिया है, एसआरए का पैसा भरा हुआ है, बाकी जो निकलते नहीं वो निकलने का काम बिल्डर का नहीं, वो एसआरए का काम है। एसआरए ने उसके लिए नियम बनाओ, तुम उनका भाड़ा जमा करो, हम निकालेंगे। भाड़ा 7 करोड़ रुपया बोला तो 7 करोड़ रुपया जमा कर दिया, उसके बावजूद में भी उसके खिलाफ में जजमेंट आ जाता है। तो यह हमारे न्याय व्यवस्था में कहीं ना कहीं खामियां है ना। हो सकता है कि वकील ने उसको सही बताया नहीं होगा, इसलिए न्यायाधीश ने इस प्रकार का निर्णय दिया होगा। तो टोटलिटी में सब लोगों को इसमें सब दोषी है और सब लोगों को सुधरना पड़ेगा। चलते चलते एक आखिरी सवाल सर, ये जो मामला चल रहा है, चाहे ऋषभ राज हो, भक्ति इंटरप्राइजेज हो, या फिर वो खरीदार हो, या फिर वो समाज दर्शन के वो पुराने रहवासी जिनको इंतजार है डेवलपमेंट का, बतौर एक स्थानीय सांसद यदि मध्यस्थ की भूमिका निभाने की यदि आवश्यकता पड़े तो क्या आप निभाएंगे? चूंकि ये मामला एक तरफ न्यायालय, एक तरफ पुलिस स्टेशन, और ऐसे में लोग परेशान हैं और अपने सांसद महोदय से बहुत उम्मीद लगाए हैं। देखिए, सांसद के स्वयं के भी 4 मसले होंगे ना, तो उसका उत्तर मेरे पास नहीं है। सिस्टम ऐसे ही चलेगा ना। अब मैं कैसे रास्ता निकालूंगा? न्यायालय ने उसको ऑर्डर दे दिया ऋषभ राज को। न्यायालय ने दिया हुआ ऑर्डर सही है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन न्यायालय ने दिया ना। न्यायालय को जितना आपने पुटअप किया गया उस हिसाब से उन्होंने निर्णय दिया। अभी बिल्डिंग बन रहा है, कम से कम जो जूने जिनके घर थे उनको तो घर मिलेंगे उनको। अब जो लोगों ने पैसा लगाया उनको भी तो पैसा मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उसका फैसला तो न्यायाधीश ही करेंगे ना। अब 10 लोग यहाँ पर आए थे, उसमें से एक तो इतना चिल्लाने लग गए यहाँ पर। अब ये प्रॉब्लम तुम्हारा और तुम मेरे ऑफिस में आके इस प्रकार का तमाशा करोगे तो ये ठीक नहीं है ना। मैं तो दोनों का सुनकर उसका बीच का रास्ता निकाल सकता हूँ। मैं कोई न्यायाधीश नहीं हूँ और मैं जो न्याय करूँगा किसी ने मानना चाहिए ये उनके ऊपर है। आई एम नॉट ए अथॉरिटी। तो ये कोर्ट से होगा। अभी भी जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं उनका पैसा नहीं मिला है, कोर्ट में उन्हें वापस तुरंत मूव होना चाहिए। रेरा ने को ऑर्डर दिया ऐसा उनका कहना है। मैंने कहा कि हमारे विधायक है उनको जाकर मिलो, रेरा का ऑर्डर इंप्लीमेंट करने लगाओ। सब लोगों ने मिलकर काम करना पड़ेगा। अभी मैं मिलता हूँ इसलिए सारे के सारे झुंड के झुंड मेरे पास आ जाते हैं। वेलकम, मैं काम करूँगा, जितना होगा उतना मेरे से करूँगा। लेकिन महाराष्ट्र सरकार है तो मेरा तो केंद्र का काम है, वैसे ये मेरा काम नहीं है। उसका एक कॉर्पोरेटर है वो भी मेरे पार्टी का ही है, एमएलए है वो भी मेरे पार्टी का ही है। उनके पास भी तो लोगों ने जाना चाहिए ना। वो जाने के बाद अगर वो नहीं सुनते हैं तो फिर उसके लिए फिर मैं बैठा हूँ यहाँ पर मेरे पार्टी के लोगों से पूछने के लिए, भाई क्यों नहीं सुनते हो, सुनो। तो कुल मिलाकर ये मामला जो है ये देश के एक मेजर से जुड़ा हुआ है। सेवानिवृत्त मेजर हैं जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से एक फ्लैट खरीदा था, और उसमें कई ऐसे भी लोग हैं जिसमें आईएएस अधिकारियों का भी समावेश है जिनके साथ इस तरह की कथित तौर पर ठगी हुई है। मामला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब तक भी पहुंचा, मामला डिप्टी सीएम के पास भी पहुंचा जो देवेंद्र फडणवीस साहब हैं, और आखिरकार जब गोपाल शेट्टी के प्रांगण में ये मामला आया जो बीजेपी के सांसद हैं, उसके बाद ही जाकर एफआईआर हुआ है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में इसमें कितनी पारदर्शिता आती है और क्या वास्तव में उन लोगों को फ्लैट मिल पाएंगे जिन्होंने बड़े अरमान से अपनी गाड़ी कमाई फ्लैट खरीदने में लगाई। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।